हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। हम लोग ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, याद है या नहीं? और ये चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपको सारे नोट्स अच्छे से लिखने हैं आपकी कंसेप्ट रजिस्टर में, एंड एक एक माइन्यूट डिटेल पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर हैं बहुत सारी स्टेजेस। सो अभी तक हमने प्रमोशन स्टेज पढ़ ली थी, एंड अब हम देखने वाले हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें सबमिट करने पड़ेंगे आरओसी के पास। आरओसी कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, है ना स्टूडेंट्स? सो चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, आवर सब टॉपिक इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स सभी स्टूडेंट्स को। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम, एज वेल एज हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जितने भी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स पर आप देखते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की नीड नहीं है, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, हम सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ाते हैं, एज वेल एज जो हम स्टेट बोर्ड्स कैटर करते हैं वो हैं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो अगर आप किसी भी ऐसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट को जानते हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स की एजुकेशन ले सकता है एंड जिसकी हेल्प हो सकती है, उसे ज़रूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, एंड यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन मेकिंग नोट्स फ्रॉम नाउ, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हाई क्वालिटी ई नोट्स एंड ई बुक्स एज वेल। स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम जो कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं दोज आर फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी। हमारी ऐप, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। दोज वीडियोज़ आर ऑन हाई क्वालिटी एज वेल एज दिस आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। सो समझ में आ गया सब कुछ? चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन, दैट इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। सो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, कुछ डिटेल्स आपको दी थी, डायरेक्टर्स क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये सब मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में पढ़ाया था। बट एक्चुअल में टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने होते हैं जो हमें आरओसी के पास सबमिट करने हैं जस्ट टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड? ठीक है। सो जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने वाले हैं ICAI का चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम, ठीक है। सो आपको उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। उसकी 3 स्टेजेस होती है, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल, ठीक है। तो सबसे पहले आप CA फाइनल का फॉर्म CA फाउंडेशन का फॉर्म भरते हो, ठीक है, 12th के जस्ट बाद। सो आपकी भी कुछ स्टेजेस होंगी अगर आप CA करते हो फ्यूचर में तो, है ना। सो कुछ स्टेजेस होती हैं, ऐसे ही CS कोर्सेज होते हैं, ऐसे ही UPSC का भी एग्ज़ाम भरना पड़ता है, ऐसे बैंकिंग का भी एक प्रोसेस होता है। सो आपने क्या देखा कि जब भी कोई भी अपन फॉर्म भरते हैं उसके लिए अपन को लगते हैं डॉक्यूमेंट्स, एंड वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट वेबसाइट पे लिखे होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे किस किस फॉर्म को भरने के लिए उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो उनकी गवर्निंग बॉडी होती है उस पर्टिकुलर एग्जाम की। ओके स्टूडेंट्स, सो इतनी बात तो अपन समझ गए। जैसे कि एक एग्जाम के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, सिमिलरली हमें कोई रजिस्ट्रेशन कराना हो किसी भी चीज़ का तो डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। अब दिस ब्रिंग्स अस टू दिस टॉपिक, दैट इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में लिखो यस मैम, हमने हेडिंग डाल ली है, एंड अब हम नोट्स बनाना चालू कर रहे हैं। सो फर्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैंने आपको क्या बोला था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम बोलते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट। चार्टर डॉक्यूमेंट, चार्टर मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इट डिफाइंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेन्ड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, नो कंपनी can legally undertake activities that are not contained in its memorandum of association as per section 2 subsection 56। so सबसे पहले स्टूडेंट्स नोट्स बनाइए, लिखिए section 2 subsection 56, है ना। अब इसका एक एग्जाम्पल, ये वाली लाइन आपको लिखनी है, नो से लेके यहाँ तक लिखनी है, ठीक है।
और इसके बाद इसका आपको एग्जाम्पल लिखना है जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ध्यान से सिस्टमैटिकली अच्छे से आप जो है हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं अलॉन्ग विथ क्लास। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड, ठीक है। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड जो है इट डील्स इन, उनके एमओए में लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, चार्टर डॉक्यूमेंट होता है ना। अब एमओए में ये लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड के कि एक्स लिमिटेड विल डील इन, एक्स लिमिटेड विल डील इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर, डील इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आईटी एंड सॉफ्टवेयर में वो डील करेगी, ठीक है। अभी इतना लिखो, देन मैं आपको एक सेपरेट स्क्रीन पे समझाने वाली हूँ पूरा केस कि आगे क्या होगा। ओके चलिए फटाफट इसको लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख लिया आपने। सो ये आईटी एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, ये उनके एमओए में लिखा है, कौन सी, आईटी एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम में ये सारे क्लॉजेस होते हैं। अब ये कहाँ लिखा था, आईटी एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था। कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज, ठीक है। इसको अपन पढ़ेंगे, बट ये समझ लीजिए कि मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बात लिखी थी कि ये कंपनी कौन सी है, आईटी एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वापस आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। सो हमने अभी तक क्या देखा कि ये कंपनी कैसी है, आईटी एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, ठीक है, यही देखा था हमने। एंड अब आगे देखिए, ये जो कंपनी है जिसका हम एग्जाम्पल ले रहे थे, इन्होंने एक न्यू ऑपरेशंस चालू किए। इन्होंने क्या चालू किया स्टूडेंट्स, न्यू ऑपरेशन। अब ये न्यू ऑपरेशंस क्या थे, प्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजल्स। कहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड कहाँ डिस्पोजल्स का प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजल्स इनके ऑब्जेक्ट में लिखा ही नहीं था, इनके ऑब्जेक्ट में कहीं से कहीं नहीं लिखा था कि ये डिस्पोजल्स वाली इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं या इनके प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। इनको एक टीम मिली, इनको डिस्पोजल की मैन्युफैक्चरिंग मशीन मिली, वो भी कम दामों में, तो इन्होंने ये वाला यूनिट चालू किया। अब आप मुझे बताइए क्या ये ऐसा कर सकते हैं। साफ साफ यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 बोलता है कि कंपनी, नो कंपनी can legally undertake activities that are not contained in its MOA। यानी कोई भी कंपनी MOA के बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है। तो ये ऑपरेशंस नहीं स्टार्ट हो सकते। तो आपके मन में आ रहा होगा मैम ऐसे कैसे, अगर इनको ये ऑपरेशंस स्टार्ट करना है तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, अब इनको MOA को ऑल्टर करना पड़ेगा, है ना। MOA को बदलना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठेगी, सब आपस में डिसाइड करेंगे, MOA को चेंज किया जाएगा और उसको चेंज करने के बाद और उसमें इंक्लूड किया जाएगा ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्ट नंबर 2 प्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजल सेगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑपरेशंस चालू हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको कितना क्रिटिकल होता है अगर हम MOA के बियॉन्ड जाएं तो। एक और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लाइन को लिख के आपसे पूछा जाता है कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी थी कीर्ति एंटरप्राइजेस, कीर्ति एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ठीक है। ये एक इमेजिनरी कंपनी है मान लो, ठीक है, हमने बस इमेजिन किया है ये नाम, हमने एक नाम इमेजिन किया है, ठीक है। अब दिस डील इन टेक्सटाइल्स, इनका मेजर काम था टेक्सटाइल्स, ठीक है। अब इनको क्या करना था, इनको ना क्लोथ का जो बुटीक होते हैं अपने आसपास, जितने भी इंडस्ट्री के आसपास जितनी भी छोटी छोटी शॉप्स हैं, टेलर्स हैं, इनको ना छोटी छोटी अपनी यूनिट्स बनानी थी, ठीक है। तो इनको करीबन इनने सोचा था कि 15 to 16 हम बुटीक सेटअप करेंगे,
मतलब ये ऑलरेडी एक लार्ज बिजनेस है, बट वो स्मॉल बिजनेस वाली इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, उसमें एंटर होना चाहते हैं, बट ये बात इनकी एमओए में नहीं लिखी थी, तो ये बिजनेस चालू नहीं कर सकते। कौन बाउंड करता है इनको, कौन इनके हाथ बांध देता है, वो है सेक्शन 256 जो इनके हाथ बांध देता है। वो ये बोलता है कि अगर एमओए में कोई बात नहीं लिखी है, अगर आपको फिर भी वो काम करना है तो पहले एमओए को बदलो एंड फिर वो काम करो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। अब मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मेमोरेंडम मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कि मेमोरेंडम मीन्स चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी क्या करेगी वो लिखा है, कंपनी का कितना ब्रॉड स्कोप है वो लिखा है, ठीक है। और एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट, जैसे जैसे लॉ चेंज होता है उस हिसाब से एमओए को भी चेंज करना पड़ता है। मान लो कोई ऐसे प्रोविजंस हो जो पिछले लॉ में थे और न्यू लॉ में हट गए, इसलिए यहाँ पर ये बात बोली गई है कि कंपनीज एक्ट के नियमों के अनुसार टाइम टू टाइम एमओए ऑल्टर होता रहता है, ठीक है। एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स डिफरेंट क्लॉजेस। अब आते हैं अपन क्लॉजेस पे जो मैं आपको पढ़ा रही थी। सो कौन कौन से क्लॉजेस हैं? नेम क्लॉज, फिर है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, फिर है ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर है लाइबिलिटी क्लॉज और फिर है कैपिटल क्लॉज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे क्लॉजेस हैं जो मेमोरेंडम के क्लॉजेस हैं। क्लॉजेस मतलब क्या होता है कि नेम कैसा होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कैसा, रजिस्टर्ड ऑफिस को लेके क्या नियम है, फिर ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, है ना, फिर उसके बाद लाइबिलिटी कैसी होगी, कैपिटल कितना आएगा, कितनी मिनिमम लिमिट है, कितनी मैक्सिमम लिमिट है। क्लॉजेस मतलब डिटेल्स, ठीक है, क्लॉजेस मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ठीक है। चलिए तो फटाफट इस फ्लो चार्ट को बनाइए अच्छे से एकदम, एंड देन हम एक एक क्लॉज को डिटेल में समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्लॉज है नेम क्लॉज, उसको समझते हैं, ठीक है। सो नेम क्लॉज क्या होता है? दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी, है ना, इस क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है, विथ विच द कंपनी विल बी नोन, जिससे कंपनी को जाना जाएगा, ठीक है, which has already been approved by the registrar of companies। कब अप्रूव किया था रजिस्ट्रार ने? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। नेम अप्रूवल वाली स्टेज में अप्रूव किया था, है ना, कब अप्रूव किया था? ये कहाँ पर थी स्टेज? प्रमोशन के टाइम पर थी। किसने करवाया था नाम अप्रूव? एक व्यक्ति ने करवाया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था प्रमोटर। याद है या नहीं स्टूडेंट्स? है ना, तो कोई भी फ्लो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है। नेम क्लॉज तो समझ गए, ऐसा क्लॉज जहाँ कंपनी का नाम लिखा होता है जो आरओसी ने अप्रूव किया हुआ है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट in which the registered office of the company is proposed to be situated, है ना। जैसे मान लो कंपनी इंदौर की है, ठीक है, तो वो कहाँ होगी? मध्य प्रदेश में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ये क्लॉज ऐसा बोल रहा है ना। फिर से पढ़िए ध्यान से। द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड, ठीक है। द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, बट द सेम मस्ट बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, है ना। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देना ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, है ना, बस आपको ये बताना है। अगर अभी आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है कोई बात नहीं, एग्जैक्ट एड्रेस की नीड नहीं है, हो सकता है वर्चुअल ऑफिस हो, बट अगर एक बार आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है तो 30 days के अंदर अंदर आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। 30 days के अंदर अंदर नोटिफाई करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया तो सुनिए। एक कंपनी है, ये कंपनी भोपाल की है जहां हमारा प्यारा मैग्नेट ब्रेन्स है, ठीक है। अब ये कंपनी कौन से स्टेट में आ रही है? एमपी में आ रही है, तो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा? एमपी में होगा।
रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। अब एमपी में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, अब इसका कोई एड्रेस नहीं है मान लो, तो आपको जरूरी नहीं है आपको एड्रेस अभी देना है, ठीक है, जब आप क्लॉजेस पूरे कर रहे हो। बट एक बार आपको सीओआई मिल गया, सीओआई मतलब एक बार आपकी कंपनी बन गई, यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल गया, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है? कम्युनिकेट करना है वेयर इज योर रजिस्टर्ड ऑफिस, द एग्जैक्ट एड्रेस। यस, आप देना पड़ेगा क्योंकि इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, तो सारी चीजें फॉर्मली आपको दिखानी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर। समझ में आ गया आपको? क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। नाउ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज को समझते हैं। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है कि कंपनी क्या करेगी। क्या लिखा होता है? What is company going to do? What is company going to do, है ना। ऑब्जेक्ट क्लॉज ये बताता है कि कंपनी कौन से काम करेगी, कौन से ऑपरेशंस करेगी, कौन सी प्रोडक्ट लाइन होगी, किस सेगमेंट में कंपनी काम करेगी, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। It defines the purpose for which the company is formed. यहाँ पे क्या लिखा होता है? Purpose for which the company is formed. ठीक है। A company is not legally entitled to undertake an activity which is beyond the objects stated in this clause. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी is a IT and software based company, और यही ऑब्जेक्ट उनके एमओए में लिखा हुआ है, तो वो डिस्पोजल प्रोडक्शन नहीं चालू कर सकती, तो वो डिस्पोजल प्रोडक्शन नहीं चालू कर सकती क्योंकि वो उनके ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है। सो अ कंपनी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू अंडरटेक to undertake an activity which is beyond the object stated in this clause. यानी वो MOA के बाहर नहीं जा सकती। MOA में जो लिखा है वहीं तक सीमित रहना चाहिए। MOA वो मम्मी की तरह है जिन्होंने बाउंडेशन लगा दिया कि बेटा 7 के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। 7 के बाद निकलना है तो मम्मी से पूछो, मम्मा कैन आई गो आउट। सेम MOA भी ऐसा ही है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो एमओए में लिखे हैं, जो ऑब्जेक्ट लिखा है वही करना है, उसके आगे आप करोगे यू नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमओए नीड्स टू बी ऑल्टर्ड, एवरीथिंग नीड्स टू बी चेंज, देन यू कैन स्टार्ट अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ अब the main objects for which the company is formed are listed in this subclause. It must be observed that an act which is either essential or incidental for attainment of the main objective of the company is deemed to be valid, although it may not have been stated explicitly. तो जो भी एक्ट एमओए में लिखा है एंड वो कंपनी कर रही है वो सारे एक्ट वैलिड हैं, बट एमओए के बाहर जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे एक्ट इनवैलिड माने जाएंगे। यानी ये माना जाएगा कि कंपनी को इसकी परमिशन ही नहीं है, कंपनी इलीगल एक्टिविटी कर रही है अगर वो एमओए के बियॉन्ड कोई काम कर रही है तो, है ना। सबसे पहले उन्हें एमओए को चेंज करना पड़ेगा एंड फिर वो कोई और काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ लाइबिलिटी क्लॉज क्या है? सो दिस क्लॉज लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय देम, है ना। तो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक पर्सन लाइबल होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एक शेयर होल्डर था, ठीक है, उसने कितने शेयर परचेज किए कंपनी में? 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, है ना। तो एक शेयर होल्डर है, इसने कंपनी में परचेज किए हैं 1000 शेयर्स 10 रुपीज ईच, ठीक है। नाउ अब एंड हैज ऑलरेडी पेड 6 पर शेयर, इस 10 रुपए में से वो 6 रुपीज पे कर चुका है। तो आप मुझे बताइए 10 माइनस 6 कितना अनपेड है? 4 रुपीज पर शेयर अनपेड है। क्या है स्टूडेंट्स? 4 रुपीज पर शेयर अनपेड है, ठीक है। हिज और हर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू 4 रुपीज पर शेयर। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर से कंपनी 6 रुपए नहीं बुलवाएगी क्योंकि वो शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका है। कंपनी केवल कितने रुपए बुलवा सकती है? 4 रुपए। एक मान लेते हैं कोई केस जिसमें कंपनी को लॉस हो गया, ठीक है, और कंपनी को बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी, तो वो इस शेयर होल्डर से बोल रहे हैं लाओ 10,000 रुपए। तो ये 10,000 क्यों देगा जब वो 6,000 ऑलरेडी दे चुका है? 6,000 कैसे आया? 1000 × 6,
वो दे चुका है, 1000 इंटू 10 उसको देने थे, जिसमें 1000 इंटू 6 वो दे चुका है, बचे 4000 वो देगा ना सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया कि नहीं? तो इस इवेंट से हमने ये समझा कि शेयर होल्डर केवल किस अमाउंट के लिए लाइबल होता है, अनपेड अमाउंट के लिए लाइबल होता है, मतलब उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम और हर। ठीक है, समझ में आया? ये था लाइबिलिटी क्लॉज। अच्छे से एक लाइन जरूर लिख लेना, शेयर होल्डर is liable only to the limit of unpaid value of shares held by him और हर, लड़की भी तो हो सकती है ना शेयर होल्डर। ठीक है, सो शेयर होल्डर इज लाइबल ओनली टू द लिमिट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम और हर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम अपन उससे ज़्यादा पैसे नहीं बुलवा सकते, जितने उसको पे करने हैं उतने ही वो करेगा। अगर वो ऑलरेडी पे कर चुका है तो केवल अनपेड जो बैलेंस है वही वो पे करेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए, लाइबिलिटी क्लॉज डन, चेक बॉक्स टिक। चलिए कैपिटल क्लॉज पे आए। कैपिटल क्लॉज क्या होता है? दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द मैक्सिमम कैपिटल विथ विच द कंपनी विल बी ऑथराइज्ड टू रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देती हूँ, देख लीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है, मैं बार बार ऐसे डिब्बा क्यों बना देती हूँ, कंपनी में बिल्डिंग बनाई है मैंने। क्या बनाई है? बिल्डिंग, है ना? समझ जाओ, आपकी मैम की ड्राइंग राइटिंग थोड़ी सी पुअर ही है। ठीक है, तो समझ जाओ। तो ये बिल्डिंग बनाई है अपन ने, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव डे बाय डे, बट यस समझ जाओ, ये बिल्डिंग है, 4 दीवारी है कंपनी की, है ना? ये है एक्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए, अब एक्स लिमिटेड ने एमओए में लिख के रखा है, इनका एमओए बना, ये इनका बढ़िया सा बड़ा सा डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें सारे क्लॉजेस लिखे हुए हैं। तो एक क्लॉज है कैपिटल क्लॉज, तो कैपिटल क्लॉज में ये लिखा है इन्होंने कि कंपनी जो है, कैपिटल क्लॉज में ये लिखा है कि कंपनी शेयर इशू करके ₹2 करोड़ तक अमाउंट बुलवा सकती है एंड फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपीज, 100 रुपीज कर लेते हैं, फेस वैल्यू है 100 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना, है ना? तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अकाउंट्स में घुसते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, है ना? आई नो आपको अकाउंट्स थोड़ी कम पसंद है या ज़्यादा भी पसंद हो सकती है कुछ स्टूडेंट्स को। चलिए फटाफट बता दो जिनको आता है कमेंट बॉक्स में, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? तो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं टोटल कैपिटल जो ऑथराइज्ड किया है एमओए में, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो कितना कैपिटल हो गया? 2 लाख शेयर्स, मतलब कंपनी कितने बेच सकती है शेयर? 2 लाख शेयर कंपनी बेच सकती है। कितनी फेस वैल्यू होगी? 100 रुपीज पर शेयर। ठीक है, बात समझ गए? अब कंपनी ने क्या किया, ये पूरा का पूरा कैपिटल अभी नहीं सेल किया, है ना? कंपनी पहली बार शेयर होल्डर से पैसा बुलवा रही है, तो इसमें से केवल 50,000 शेयर्स सेल किए। ठीक है, 50,000 शेयर सेल किए। तो स्टूडेंट्स इस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ये वो कैपिटल है जितना कंपनी सेल कर सकती है, चाहे वो कितनी बार में भी करे, टुकड़ों में करे, पूरा एक साथ कर ले, है ना? तो ये वो कैपिटल है जो कंपनी ऑथराइज्ड है फंड रेजिंग करने के लिए। ठीक है, बट इसमें से कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। ठीक है, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इशूड। तो मतलब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है। कंपनी 2 लाख शेयर से ज़्यादा शेयर सेल नहीं कर सकती। मान लो कंपनी को ज़रूरत है 4 करोड़ रुपए की, कंपनी नहीं कर सकती क्योंकि वो केवल 2 करोड़ रुपए ही रेस कर सकती है मार्केट से।
क्योंकि उनने अपने एमओए के कैपिटल क्लॉज में ऐसा लिख के रखा है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा मैम, मान लो कोई कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब कंपनी क्या करेगी, फंड रेजिंग की उनको बहुत नीड है, वो भी 4 करोड़ की। ठीक है, तब स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, एमओए के कैपिटल क्लॉज को चेंज करके ये ऑथराइज्ड कैपिटल की जो 2 करोड़ का फिगर है इसको 4 करोड़ करना पड़ेगा, तब जाके वो फंड रेजिंग कर सकती है। अब चेंज कैसे होता है, चेंज होता है बोर्ड मीटिंग बिठानी पड़ती है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर उसके साथ साथ कई मैटर्स में तो सीजी को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया या नहीं स्टूडेंट्स? सो यही बात है कि आपको फर्क पता होना चाहिए कि ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल क्या होता है। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का हिस्सा होता है। ठीक है, मतलब कि जो ये ऑथराइज्ड कैपिटल है इसके बियॉन्ड कंपनी शेयर नहीं बेच सकती है। ठीक है, बियॉन्ड बेचना है तो प्रोसेस फॉलो करो एमओए को बदलने का। समझ में आ गया आपको? चलिए अब वापस आते हैं अपनी लाइन पर, जो टॉपिक था जिस पे मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया। द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल of a proposed company along with its division into number of shares having a fixed face value is specified in this clause, है ना, जो मैंने आपको समझाया। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 2 लाख शेयर इंटू 100 रुपीज ईच, ये अपना ऑथराइज्ड कैपिटल था। ठीक है, अब इस क्लॉज में मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई होती है, मतलब कंपनी इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, इसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती है। ठीक है, विच द कंपनी विल बी ऑथराइज टू रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। इसके बियॉन्ड गई तो मतलब वो लीगल कंपनी नहीं है, वो जो एक्ट कर रहे हैं वो इलीगल है। ठीक है, और उस एक्ट का कोई भी मायने जो है वो इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं वॉइड। ठीक है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ for example, the authorized capital of the company may be 25 lakhs which is divided into 2.5 lakh of 10 each. The said company cannot issue share capital in excess of the amount mentioned in this clause. तो हमारे बुक के एग्जाम्पल में क्या दिया है कि मान लो कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 25 lakhs। ठीक है, 25 lakhs, ये कैसे डिवाइडेड है, 2,50,000 शेयर इंटू 10 ईच। ठीक है, तो कंपनी 2.5 लाख शेयर से ज़्यादा नहीं सेल कर सकती, 2.5 लाख शेयर से ज़्यादा कंपनी नहीं इशू कर सकती। सिंपल सी बात यहाँ पे आपको ये बताई गई है। ठीक है, पांचों क्लॉज समझ आए? एक बार अपन वापस से देखते हैं पांचों क्लॉज की फ्लो चार्ट। सो नेम क्लॉज में क्या था, यहाँ पे नाम था जो अप्रूव किया है किसने, आरओसी ने। कौन सी स्टेज में अप्रूव किया, प्रमोशन स्टेज में। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करो वापस से, रजिस्टर्ड ऑफिस का जो ऑफिस होना चाहिए वो उस स्टेट में होना चाहिए, शुड बी इन स्टेट इन विच द कंपनी इज सिचुएटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑब्जेक्ट क्लॉज में, और एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी रजिस्टर्ड ऑफिस में कि आपको अभी तो एड्रेस नहीं देना, बट जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो विद इन 30 डेज आपको एग्जैक्ट एड्रेस आरओसी को देना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑब्जेक्ट क्लॉज पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा होता है व्हाट विल द कंपनी डू, व्हाट विल द कंपनी डू, और कंपनी इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती। कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रिटन इन एमओए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लायबिलिटी क्लॉज में क्या बोला कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है इट इज लिमिटेड टू unpaid value of shares held by the shareholder। ठीक है, इट इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, कैपिटल क्लॉज में हमने क्या देखा था कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसके बियॉन्ड कंपनी इशू नहीं कर सकती।
बियॉन्ड ऑथराइज्ड कैपिटल लिमिट। ठीक है, सो ये मैंने आपको पूरी समरी बनवा दी है क्लॉजेस की। सो आई होप आपने अच्छे से लिखी होगी। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ, फटाफट से आप इसको लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपने लिख ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलो, नाउ साइनेटरीज टू द एमओए। मैंने आपको बताया था कि जब एमओए बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, तो उस डॉक्यूमेंट को बहुत लोगों को साइन करना पड़ता है। द साइनेटरीज टू द एमओए स्टेट देयर इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम्स। द मेमोरेंडम शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्म्स इन टेबल ABCDE शेड्यूल एज वन मे बी स्पेसिफाइड एप्लीकेबल टू सच कंपनी। तो साइनेटरीज जो हैं एमओए के, उनको क्या स्टेट करना होता है कि हम जो हैं कंपनी के साथ एसोसिएट होने को रेडी हैं, हम किसी दबाव में आके ये डिसीजन नहीं ले रहे, जो मैंने आपको बताया था जब डायरेक्टर्स डिक्लेरेशन दे रहे थे। एंड गिव देयर अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम्स, है ना। तो वो ये भी बोलेंगे कि हम ये शेयर सब्सक्राइब करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, हम किसी दबाव में आके कोई भी स्टेज को फुलफिल करने के लिए, चाहे मिनिमम सब्सक्रिप्शन उस वगैरह में, हम नहीं पार्ट ले रहे हैं। ये हम अपनी स्वयं इच्छा से एमओए को साइन कर रहे हैं। एंड ये जो शेयर्स हमें अलॉट किए जा रहे हैं, इसमें हमारा ये वॉलेंट्री डिसीजन है, हम किसी दबाव में आके डिसीजन नहीं ले रहे। हमें कभी जेल नहीं हुई है एंड हमने कभी कोई फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का कानून नहीं तोड़ा है। ठीक है, सो एमओए की टेबल्स होती है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था टेबल ABCDE, तो इसमें अलग अलग डिटेल्स होती हैं जब एमओए बनता है। ठीक है, फॉर्मेट्स होते हैं, वो सब आप अकाउंट्स में सीखेंगे। दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज। ओके, नाउ Memorandum of association must be signed by at least 7 person in case of public company and by 2 person in case of private company। तो मेमोरेंडम को कितने लोग साइन करेंगे पब्लिक कंपनी में? 7 लोग, है ना, जो मेंबर्स होते हैं, और 2 लोग साइन करेंगे प्राइवेट कंपनी में। अब आपको पता है कि 7% लिमिट है पब्लिक कंपनी की मिनिमम मेंबर्स की, प्राइवेट कंपनी की मिनिमम मेंबर्स की लिमिट है 2%। मैक्सिमम कितनी थी मैंने आपको बताया था, प्राइवेट कंपनी में 200 एंड पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड। ठीक है, नाउ अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। जब ये चैप्टर एंड होगा तब मैं आपको एक एमओए की कॉपी दिखाऊंगी, है ना, कि कैसी दिखती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी। नाउ अब आते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? वो एमओए से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक बार रीड करो। एमओए अगर बोलता है कि कंपनी क्या करेगी, आर्टिकल्स बोलते हैं कंपनी कैसे करेगी। आर्टिकल्स में मेंशन होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो इसको एक बार रीड करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एक डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है एओए, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये कैसे रूल्स हैं? कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स हैं। ठीक है, सो दीज रूल्स आर सब्सिडरी टू एमओए, है ना, हेंस should not contradict or exceed anything stated in MOA, है ना। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कंपनी क्या करेगी, है ना, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, कंपनी की लाइबिलिटी कैसी होगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कंपनी का कैपिटल कितना होगा, कंपनी किन ऑपरेशंस में डील करेगी, सब कुछ कहाँ लिखा होता है? एमओए में। एओए में क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स? हाउ का आंसर है एओए, है ना। तो एओए में लिखा होता है कैसे कंपनी सारे काम करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो कंपनी को इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। सो ये लिखा है कि एमओए में कंपनी क्या करेगी, एओए में लिखा है कंपनी इन कामों को कैसे करेगी। समझ में आ गया? तो एओए और एमओए आपस में कभी भी कंट्राडिक्ट नहीं होते हैं, आपस में कभी भी वो कंट्राडिक्ट नहीं होते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नाउ अब आगे देखते हैं कि दीज रूल्स आर सब्सिडरी। ऐसा भी बोला जाता है कि एओए के जो रूल्स हैं वो एमओए के सब्सिडरी हैं, यानी एमओए में जो काम लिखे हुए हैं जो कंपनी करेगी, एओए में उन कामों को करने के लिए रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सो एज पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन
2 subsection 5 of Companies Act 2013, articles means the article of association of company as originally framed or is altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or of this law. So articles of association of the company क्या होते हैं, या तो वो इस लॉ में बने हैं, इस लॉ में मतलब कंपनीज एक्ट 2013, या फिर कोई प्रीवियस लॉ में बने हैं मतलब कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। और वो टाइम टू टाइम लॉ के हिसाब से चेंज भी होता रहा है, उनका फॉर्मेट बदलता रहा है ना। तो कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है आर्टिकल्स लिखना, है ना, पर एमओए मैंडेटरी है ना। कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है। देयर इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट विच इज प्री मेड इन द कंपनीज एक्ट, दैट इज टेबल एफ, है ना। तो अगर कोई कंपनी आर्टिकल्स नहीं बनाती तो वो टेबल एफ को फॉलो कर ले, सिंपल सी बात है। बट एमओए बनाना मैंडेटरी है। एमओए की कोई रिप्लेसमेंट टेबल होगी ज़रूर, बट एमओए बनाना एकदम मैंडेटरी है ना। एमओए की है ए से ई तक, ठीक है, बट एमओए बनाना मैंडेटरी है। एमओए का कोई सब्सटीट्यूट आप नहीं ला सकते, पर आर्टिकल्स का आप सब्सटीट्यूट ला सकते हो, दैट इज टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नाउ articles of the company shall be in respective forms as specified in table FGHIJ in schedule 1 as applicable to such company. However, companies are free to make their own articles of association which may be contrary to the clause of F to J, and that in case articles of association is adopted by company shall apply. पूरी बात में यही बात बोली गई है कि कंपनी अपने हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सकती है और लिख सकती है एओए में। कोई भी कंपनी को ये नहीं बोलेगा कि आपने ये रूल कैसे बनाया। कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरीज, कंपनी के हेड ऑफिशियल्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये परमिशन देता है कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से बना सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज एनश्राइंड इन दीज टेबल्स। ओके, सो कंपनीज के रूल्स बनाना उनके हाथ में है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड, consent of the proposed directors. So apart from memorandum and articles of association, a written consent of each person named as director is required, confirming that they agree to act in capacity and they undertake to buy and pay for qualification of shares as mentioned in the articles. आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक डिक्लेरेशन बनवाई थी, है ना, एक ड्रॉ करवाई थी डिक्लेरेशन, जिसमें डायरेक्टर्स जो बनने वाले हैं उनकी कंसेंट है ना। क्या है उनकी स्टूडेंट्स कंसेंट, किनकी, जो डायरेक्टर्स बनने वाले हैं, क्या कंसेंट है देखिए। सो कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, यानी अभी तक हम कितने डॉक्यूमेंट्स बना चुके हैं, एमओए डन, एओए सॉरी एमओडी लिख दिया मैंने गलती से, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डन, ठीक है। अब तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है स्टूडेंट्स, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। ठीक है, अब इस कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स में अ रिटन कंसेंट ऑफ ईच पर्सन नेम्ड एज डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड, है ना। तो मान लीजिए प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी, मान लीजिए पब्लिक कंपनी है, ठीक है, इसमें 3 डायरेक्टर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ये 3 डायरेक्टर्स हैं। तो इनको लिखित में देना पड़ेगा, इनकी रिटर्न कंसेंट लगेगी। सबको अलग अलग देना पड़ेगा, इनको लिखित में एक डॉक्यूमेंट बना के देना पड़ेगा, और नेम एज डायरेक्टर रिक्वायर्ड कंफर्मिंग दैट दे अग्री to act in that capacity and undertake to buy and pay for the qualification of shares as mentioned in articles। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टर्स क्या लिखेंगे मैं आपको बोल के बताती हूँ। Hi, I am Mr. A. My director identification number is written, ठीक है। I am ready to become the director of this company. I am ready to become the director of this company. I have not been pressurized by anyone. This is my voluntary action. मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी स्वयं इच्छा से कर रहा हूँ। Voluntary action का मतलब यही होता है। I have never been a convict and I have not broken the rules of formation of the company। ये सारी चीज़ों की वो क्या देगा, लिखित में स्टेटमेंट देगा, एंड इसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। समझ में आ गया आपको। नाउ एग्रीमेंट,
So the agreement, if any, which the company proposes to enter with any individual for appointment as its managing director or a whole time director or manager, is another document which is required to be submitted to registrar for getting the company registered under the act, है ना। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अभी तक हमने कितने डॉक्यूमेंट्स देखे, फ्लो नहीं टूटना चाहिए आपका, सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है एमओए, सेकेंड डॉक्यूमेंट है एओए, थर्ड डॉक्यूमेंट है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट पे। सो द एग्रीमेंट इफ एनी विच अ कंपनी प्रपोजेस टू एंटर विद एनी इंडिविजुअल फॉर अपॉइंटमेंट एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज अनदर डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार फॉर गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड। ठीक है, अब कोई भी कंपनी है, हम कौन सा क्लॉज समझ रहे हैं, एग्रीमेंट वाला डॉक्यूमेंट समझ रहे हैं। अब कोई भी कंपनी है, ठीक है, इसको डायरेक्टर्स तो हायर करने ही पड़ेंगे। हाँ, मानते हैं कि फर्स्ट जो मेमोरेंडम को साइन करते हैं वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, ठीक है, बट अगर उनमें मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ ही ना हो तो इसलिए कंपनी क्या करती है, हायर करती है। कंपनी क्या करती है, हायर करती है। किसको हायर करती है, ऐसे लोगों को जिनके अंदर मैनेजरियल एबिलिटीज़ हों। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने हायर किया मैनेजिंग डायरेक्टर को जो कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करे, या कंपनी ने हायर किया होल टाइम डायरेक्टर को जो कंपनी के साथ दिन रात जुड़ा रहे एंड वो किसी और कंपनी में काम नहीं करता हो। आज ऐसा कॉन्सेप्ट है डायरेक्टर्स का कि एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टर कंपनी में पूरा ध्यान ना दे, इसलिए कंपनीज जो है होल टाइम डायरेक्टर रखती हैं। अब आप किसी भी व्यक्ति को हायर कर रहे हो, आपके और उसके बीच में कुछ एम्प्लॉय एग्रीमेंट हुआ होगा, वर्क एग्रीमेंट हुआ होगा, उस एग्रीमेंट की कॉपी ही एक डॉक्यूमेंट है जो आपको आरओसी को देनी पड़ेगी कि येस ये डायरेक्टर्स हैं, हमने इनके साथ ये एग्रीमेंट एंटर किया है, इतने इतने साल का है, पूरा वो पेपर वर्क आपको देना पड़ेगा, उसका कॉपी एग्रीमेंट के नाम से आरओसी को। ठीक है, समझ गए। नाउ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा, ठीक है, हर चीज़ बताओ कि हम निष्पक्ष हैं, हमने कोई जेल नहीं हुई, कभी हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, डिक्लेरेशन वही होता है। तो डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स pertaining to the registration have been complied with is to be submitted to the registrar with the above mentioned documents for getting the company registered. So सबसे पहले above mentioned documents कौन से थे? First MOA, second AOA, third consent of proposed director, fourth agreement. ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना है आपको किसके पास, आरओसी के पास, बट ले जाने से पहले ये चीज़ हो रही है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में लिखी हैं वो सही हैं। आपको नहीं बताना पड़ेगा, कोई पर्सनल जो इस एरिया में एक्सपर्ट हो, जैसे लॉयर्स, सीएस, है ना, तो जो भी इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी है वो लीगली करेक्ट है, कंपनी कोई भी धांधली वाला काम नहीं कर रही है, सारी रिक्वायरमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट फुलफिल हो चुकी है, यही डिक्लेरेशन है। अब बात यह आती है, ये डिक्लेरेशन कौन देगा? ये डिक्लेरेशन दे सकता है कोई भी वकील, या फिर कोई सीए, या फिर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ठीक है, हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स एज डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, है ना। तो एक बार फिर से समझाऊं मैं ये वाला पॉइंट, हो सकता है आपका कहीं मिस हुआ हो। ठीक है, सो अभी तक के डॉक्यूमेंट्स कितने हैं देखिए। फर्स्ट था मेमोरेंडम, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट बन गया, सारे क्लॉजेस उसमें आपने लिख लिए, क्लॉजेस की डिटेल्स भी अपन ने पढ़ ली थी। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एग्रीमेंट। अब जो भी चीज़ें आपने इन चारों डॉक्यूमेंट में लिखी हैं वो लीगली सही है या नहीं, उसकी एक डिक्लेरेशन लगती है, इसलिए अगला डॉक्यूमेंट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन ये स्टेट कर रहा है कि जो भी बातें रजिस्ट्रार ने इन डॉक्यूमेंट्स में लिखी हैं, जो फर्स्ट 4 डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम सही हैं। ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स
pertaining to the registration have been complied with to be submitted to the registrar, है ना। अब ये डिक्लेरेशन कौन देगा, ये कंपनी का CA, CS, CWA या फिर उसके अलावा एडवोकेट, कोई भी दे सकता है जिसको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की नॉलेज हो, ठीक है। वो ये बताएगा बिल्कुल निष्पक्ष होकर कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं, करेक्ट हैं एज पर दी लॉ। तो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भी दे दी। नाउ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट फ़ी, आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो पैसे लगते हैं कि नहीं, सिमिलरली आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आपको फॉर्म की फ़ीस देनी पड़ेगी। सो अलॉन्ग विद द अबाउ मेंशन डॉक्यूमेंट नेसेसरी फीस हैज़ टू बी पेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। द अमाउंट ऑफ सच फीस शैल डिपेंड ऑन द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कितनी फीस है, डिपेंड करेगा कंपनी के कैपिटल पर, ऑथराइज शेयर कैपिटल पर, ठीक है। तो फीस सबमिट करनी पड़ेगी आपको। ये थे कंप्लीट 5 स्टेप्स। एक बार फिर से बताऊँ मैं आपको, फर्स्ट MOA बनाओ, सेकंड AOA बनाओ, थर्ड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स का वो कंसेंट का फॉर्म बनाओ पूरा, फिर उसके बाद उनसे लिखवाओ सब कुछ, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एग्रीमेंट बनाना है अगर आपने कोई होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर को हायर किया है तो, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन लगेगी CA CS वगैरह की, और लास्टली आपका क्या लगेगा, फीस भरोगे और ROC को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने हैं ROC को। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। ये स्टूडेंट्स, हम आपको CBSE बोर्ड की तैयारी करवाते हैं इंग्लिश मीडियम में। हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन करवाते हैं ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड्स, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स वी हैव वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज एज वेल। सो अगर आपका उन एरियाज में इंटरेस्ट है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यू कैन श्योरली वॉच इट। वी ऑल्सो प्रोवाइड क्रैश कोर्सेज जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, ताकि आपका जो कंप्लीट रिविजन है वो अच्छे से हो पाए। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए स्टूडेंट्स, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑन आवर ऐप, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल वी प्रोवाइड all classes lectures, either it's Hindi medium from class 6 to 12th on our Magnet Brains Hindi medium channel, or either it's English medium from class kindergarten to class 12th on our Magnet Brains this channel in which you are watching the video right now. So yes students, we provide all the videos absolutely free of cost in high quality. You don't have to pay anything for it. इसके अलावा हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सो एंड व्हाट्सएप। सो इफ़ यू वांट यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। एंड नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐप्स ओपन करो ये वाली, सो प्लीज़ सर्च बार में मैग्नेट ब्रेन्स ज़रूर डालना एंड फॉलो बटन पे क्लिक करना। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट। लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून।